Good morning, students. I'm Tushar Gupta, your science educator, and today we are going to learn the new NCERT book of class 8. And the book is Science, and the chapter is 4 Electricity, Magnetic, and Heating Effects. So, let's see what are its pro and ponder. If we don't have an electric lamp while making an electric circuit within an electric cell, is there any other way through which we can find out if current is flowing in the circuit? अगर मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए किसी भी एक इलेक्ट्रिक सेल में, ओके, तो क्या हमारे पास कोई वे है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में या फिर नहीं? Is it possible to make temporary magnets? How can these be made? टेम्पररी मैग्नेट क्या पॉसिबल है बनाना और कैसे बना सकते हैं अगर पॉसिबल है तो? We can generate heat by burning fossil fuels and wood, but how is heat generated in various electric appliances? हम हीट जनरेट कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करके या फिर किसी भी वुड को बर्न करके, बट इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो होते हैं उसमें हीट कैसे जनरेट होती है? हाउ डू वी नो इफ ए सेल और अ बैटरी इज डेड? कैन ऑल द सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज? कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी एक सेल है या फिर बैटरी है वो डेड है, और क्या सेल और बैटरीज को रिचार्ज भी करा जा सकता है? आपके भी कोई क्वेश्चन है तो यहां पे आप लिख सकते हो. It was the day of the science exhibition and the school was buzzing with energy. Mohini and Akash, along with their friends, went from one exhibit to another, eagerly exploring different models, asking questions, and taking notes. One simple model really fascinated them. It was a working model of a lifting electromagnet which was displayed by their seniors, Sumana. हमारा एक दिन था साइंस एग्जीबिशन में स्कूल में, और उसमें काफी एनर्जी बस हो रहा था. मोहिनी और आकर्ष जो थे आपस में एक फ्रेंड हैं, वो जाते हैं एक एग्जिबिट से दूसरे पे और एक्सप्लोर करते रहते हैं अलग अलग मॉडल्स को कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है. एक जगह पे उनको एक मॉडल काफी फैसिनेट करता है. वो क्या है? एक वर्किंग मॉडल लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो उनके एक सीनियर सुमाना ने लगाया था. In it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with a wire, which was connected to a battery. When Sumana closed the circuit, the nail picked up iron paper clips like a magnet. उसमें क्या था? एक हुक लगा हुआ था और एक टिपिकल क्रेन की तरह पे, बट देयर वाज ए आयरन नेल रैप्ड विद अ वायर, और एक आयरन नेल था जिसके चारों तरफ उसके ऊपर रैप कर रखा था एक वायर को. और वो किससे कनेक्टेड था? एक जस्ट एक बैटरी से कनेक्टेड था. जैसे ही सर्किट को क्लोज किया सुमाना ने, तुरंत ही नेल ने जितने भी आयरन क्लिप्स थे वो सब अट्रैक्ट कर लिए, जैसे कि एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है. When she opened the circuit, the clips fell off. मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज. और जैसे ही सर्किट को क्लोज किया गया, तुरंत ही सारे के सारे जो आयरन पेपर थे वो सब छूट गए. इससे काफी सरप्राइज हुए मोहिनी और आकर्ष. They remembered learning earlier in the chapter Exploring Magnets, Curiosity Grade 6, that magnetic materials were attracted by a magnet and that iron was a magnetic material. उन्होंने रिमेंबर किया कि उन्होंने 6th क्लास में एक चीज पढ़ी थी. चैप्टर था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, क्यूरियोसिटी के अंदर ही. वहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है. बट इन सुमन्स मॉडल there was no magnet, only an electric circuit. They were so excited that they wanted to try it themselves. But यहाँ पे सुमाना एक्सपेरिमेंट में कोई मैग्नेट नहीं था, केवल और केवल एक इलेक्ट्रिक सर्किट था. अब वो काफी एक्साइट हुए, उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए खुद ट्राई किया. Now, does an electric current have a magnetic effect? क्या इलेक्ट्रिक करंट का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है? अब देखते हैं.
Now, one of the activity, let us investigate. Collect a magnetic compass, electric cell, a cell holder, two drawing pins, a safety pin, two nails, two pieces of connecting wires, one longer and one shorter, and two small pieces of the cardboard. यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी है, जैसे कि मैग्नेटिक कंपास, एक इलेक्ट्रिक सेल, सेल होल्डर, दो ड्राइंग पिन्स, एक सेफ्टी पिन, दो नेल्स, दो पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, एक लंबा और एक छोटा, और दो स्मॉल पीसेस ऑफ द कार्डबोर्ड. Using the two drawing pins, a safety pin and a cardboard piece, make a switch as you made it earlier in the chapter Electricity Circuits and their component in the Curiosity Grade 7. दो ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन और कार्डबोर्ड पीस के हेल्प से एक स्विच बनाइए, जैसे कि आपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड द कंपोनेंट्स में बनाया था, जो कि आपने ग्रेड 7 में आप पढ़ चुके हो. प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर. अब आपको सेल होल्डर के अंदर सेल प्लेस करना है. ये इसका बेसिकली एक डायग्राम है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो. नाउ फिक्स टू नेल्स टू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन इन फिगर 4.1a. आपको दो नेल को जो है पीस ऑफ कार्डबोर्ड को फिक्स करना है, जैसे कि 4.1a फिगर के अंदर दे रखा है. ओके, लाइक दिस वन. नाउ fix the middle portion of the longer wire stretched between the nails such that it is slightly above the surface of the cardboard. आपको फिक्स करना है मिडिल पोर्शन एक लॉन्गर वायर को स्ट्रेच होता हुआ नेल्स के बीच में से, ओके, सच दैट वो स्लाइटली अबव हो सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड. अटैच वन एंड ऑफ दैट वायर टू द सेल होल्डर एंड अनदर एंड टू द स्विच. आपको अटैच करना है एक एंड वायर का सेल होल्डर पे और दूसरा एंड स्विच पे. कनेक्ट द सेकंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच. आपको सेकंड वायर को कनेक्ट करना है बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन टू नेल्स. और आपको उसके बीच में एक मैग्नेटिक कंपास रखना है, जैसे कि ये रखा हुआ है. ओके, नाउ while watching the compass needle While watching the compass needle, move the switch to on position to allow electric current to flow through the wire. Figure 4.1b. What do you observe? अब आपको वॉच करते रहना है कंपास निडल को और आपको स्विच को जस्ट ऑन करना है, ओके, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए वायर के थ्रू. नाउ क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? नाउ अगेन while watching the compass needle, move the switch to off position. What do you observe this time? आपको अगेन वॉच करना है कंपास निडल को और जस्ट स्विच ऑफ कर देना है करंट का. इस बार आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? मूव द स्विच बिटवीन द ऑन एंड ऑफ पोर्शंस अ फ्यू मोर टाइम. केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास निडल बिहेव्स ईच टाइम. और आपको स्विच को कुछ टाइम के लिए ऑन ऑफ करते रहना है और आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया. Now, you may have noticed that when the current flows, the compass needle gets deflected from its original direction. When the current stops, the needle returns to its original direction. Now, अब क्या आपने नोटिस किया होगा? बेसिकली ये नोटिस किया होगा, जैसे ही करंट फ्लो होता है, मतलब आप स्विच को ऑन करते हो, तुरंत ही निडल जो है वो डिफ्लेक्शन होता है निडल के डिफ्लेक्शन में, और वो अपनी जो भी उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, जिस भी ओरिजिनल डायरेक्शन वो कैप्ट थी, वहां से वो डिफ्लेक्ट होती है. और जैसे ही करंट को आप स्टॉप करते हो, तुरंत ही निडल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाती है. As we have learned earlier in the chapter Exploring Magnets in Curiosity Grade 6, the compass needle is a tiny magnet which deflects when a magnet is brought near, and this magnetic effect can act through any non-magnetic materials kept in between. जैसे कि हमने देखा हुआ है ग्रेड 6 में एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में, एक कंपास निडल जो होता है वो एक टाइनी मैग्नेट होता है. ओके, नाउ अब ये टाइनी मैग्नेट जैसे ही दूसरे मैग्नेट के नियर बाय आता है, तुरंत ही वो डिफ्लेक्शन रखता है. और क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से.
But why does the compass needle deflect when the current flows through the wire? But क्यों एक compass needle जो है deflect करी जैसे ही मेरा current pass हुआ? The deflection indicates that the current carrying wire has a magnetic effect on the compass needle. इससे इंडिकेशन हुआ कि जो भी करंट होता है, ओके, जो करंट कैरिंग वायर था उससे एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिससे कि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुआ. When the current stops, this magnetic effect disappears. The compass needle returns to its original direction. और जैसे ही करंट स्टॉप हुआ तुरंत ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी डिसअपियर हो गया और कंपास निडल तुरंत ही अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गया. The region around a magnet or a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as by the deflection of a magnetic needle, is said to be a magnetic field. और जो रीजन होता है एक मैग्नेट के पास में, जो रीजन है उसका, ओके, जो रीजन है बेसिकली उसका, या फिर एक कोई भी इलेक्ट्रिक कॉइल हो गई या इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर के अराउंड जो रीजन हो गया उसको मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फील्ड. ओके. When electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it. जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर लाइक ए वायर, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. दिस फेनोमेना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. इस बेसिकली फिनोमेना को मैं क्या बोलता हूं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. और जैसे ही मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तुरंत ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, हट जाता है. Now we have learnt about magnets and electric current in earlier grades. I used to think that there was no link between the two, but now we found that electricity and magnetic effect are linked. हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट दोनों ही अर्लियर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं और लगता था कि दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, बट अब हमें पता चला कि नहीं, दोनों के बीच में लिंक है और वो भी बहुत ज्यादा. You have just now made the same discovery which was made by the scientist Hans Christian Ørsted in 1820. That is the discovery that the electric and magnetism are linked. He was a professor at a university in Denmark. It is said that once, while giving a demonstration, he noticed that whenever an electrical circuit was closed or opened, the needle of a magnetic compass lying nearby deflected. बेसिकली जो भी हमने अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट किया वो सेम डिस्कवरी साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने की थी 1820 के अंदर. क्या डिस्कवरी थी? कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक होते हैं. ओके, वो प्रोफेसर थे डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में और एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो था वो क्लोज था, ओपन था, तो निडल जो है मैग्नेटिक कंपास की वो डिफ्लेक्टेड कर रखी थी. He investigated this, and when he was certain that electric current indeed produced a magnetic field, he published his findings. और उसने जैसे ही इन्वेस्टिगेट किया तुरंत ही उन्होंने और फाइंड आउट किया और देखा कि इलेक्ट्रिक करंट ने एक प्रोड्यूस करी मैग्नेटिक फील्ड और उसको अपनी फाइंडिंग्स में लिखा. This led to other scientists repeating his experiment to check if they got the same results and further investigating the कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. और उससे उसने इन्फ्लुएंस किया अदर साइंटिस्ट को कि वो भी फाइंड आउट करें कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में. Now, the magnetic effect of electric current has many practical applications such as in devices like electromagnets, electric bells, motor, fan, loudspeakers and more. जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो कि डिवाइसेस में काम आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर्स, फैन, लाउड स्पीकर्स और काफी. Now the electromagnets activity 4.2, let us explore. Take around 50 centimeter long length of a flexible insulated wire, an iron nail, an electric cell and few iron paper clips.
यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, 50 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, एक आयरन नेल, इलेक्ट्रिक सेल और कुछ पेपर क्लिप्स. Tightly wrap the wire around the nail in the form of coil as shown in figure 4.2 and secure it with an adhesive tape. यहाँ पे मेरे को टाइटली रैप करना है जो भी वायर है मेरे को मैंने लिया है अराउंड द नेल, और एक कॉइल के फॉर्म में. कॉइल के फॉर्म में कैसे, ऐसे. ये फिगर में दे रखा है, इस तरीके से आपको इसको करना है. Now, connect the ends of the wire to the cell. Take care of not connect the wire to the cell for more than a few seconds. Otherwise, the cell may weaken quickly. यहाँ पे मेरे को कनेक्ट करना है, जो एंड्स होते हैं वायर के एंड्स होंगे उसको मेरे को सेल के साथ में कनेक्ट करना है, बट उसको काफी देर तक नहीं करना है क्योंकि मेरा सेल भी वीक हो सकता है. Now bring the nail close to the iron paper clips and lift up. Do the clips hang to the ends of the nail? या उसके बाद मुझे क्या करना है, आयरन नेल्स को उस बेसिकली वहां पे उसके पास में लाना है कॉइल के. तो आपको ये दिखेगा कि एंड में, जैसे कि ये है एंड, यहां पे मेरे ये स्टक हो जाएंगे. Now disconnect the wire from the cell to stop the flow of electric current in the wire. Do the clips fall down? और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट कर दोगे बेसिकली करंट को, तुरंत ही जितने भी क्लिप्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे. When electric current flows through the coil, the clips cling to it. But when the current is stopped, the clips no longer cling to it. Let us now try to investigate these observations in detail through activity 4.3. यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस कॉइल के थ्रू, जितने भी आयरन नेल्स हैं वो सब स्टिंग हो जाएंगे. ओके, बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर दोगे, तुरंत ही ये जितने भी नेल्स हैं ये सब वापस गिर जाएंगे. Now another activity, take around 100 centimeter long flexible insulated wire, a piece of chart paper, an iron nail, an electric cell, 2 magnetic compasses and few iron steel paper clips. यहाँ पे आपको कुछ 100 सेंटीमीटर का लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेना है, एक पीस ऑफ चार्ट पेपर लेना है, आयरन नेल लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है और 2 मैग्नेटिक कंपास लेने हैं. और आपको कुछ आयरन के या फिर स्टील के पेपर क्लिप्स लेने हैं. रोल अ पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ पेंसिल. सिक्योर इट विद एन एडहेसिव टेप. यहां मेरे को रोल करना है एक चार्ट पेपर को और एक सिलेंडर के शेप में, और जिसकी डायमीटर रफली इक्वल हो सकती है एक पेंसिल के बराबर. ना उसको एक एडहेसिव टेप के साथ में एक सिक्योर कर लेना है. Tightly wind around 50 turns of insulated wire on the cylinder to form a cylindrical coil as shown in figure 4.3. Secure the wire with an adhesive tape. आपको 50 टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर को, जो आपने ये 100 सेंटीमीटर का इंसुलेटेड वायर लिया है, उसको सिलेंडर के फॉर्म में जस्ट रोल करना है. कैसे, इस तरीके से. अगेन आपको एक कॉइल बनाना है. Now place the compass near the two ends of the cylindrical coil. उसके बाद में दोनों एंड पे आपको एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर देना है. Connect the two ends of the coil with the terminals of the cell as shown in figure and observe the magnetic compass. Do you found any deflection in the needles of the compass? उसके बाद में आपको ये जो दोनों एंड है मेरे, इससे आपको एक सेल को कनेक्ट कर देना है. ओके, और उसके पास में आपको मैग्नेटिक कंपास रखना है, जिससे कि जो भी अगर डिफ्लेक्शन होगा वो मुझे दिखेगा कि क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है. नाउ डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल, डू द नीडल्स ऑफ द कंपास कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. और जैसे ही इस वायर को आप डिस्कनेक्ट कर दोगे, तुरंत ही जो मेरी मैग्नेटिक ये कंपास है उसकी नीडल्स है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी. Insert an iron nail in the paper cylinder and repeat the steps. Is there any difference in the deflection of the compass needles? Place some iron paper clips near the two ends of the nail. Are the clips attracted to the ends of the nail? उसके बाद में यहाँ पे एक आयरन आपको बेसिकली नेल लगाना है. तब आपको देखना है कि
सेम स्टेप रिपीट करने के बाद में क्या इनके डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हुआ है, और कुछ आयरन पेपर क्लिप्स भी लगानी है जो भी नियर एंड है, और उसके बाद में आपको रिजल्ट देखना है ना। उसके रिजल्ट क्या होंगे अब देखते हैं। It is observed that when current is passed through the cylindrical coil, it behaves like a magnet and deflects the needle of magnetic compass. When an iron nail is inserted in the core of the coil, then the coil becomes a stronger magnet and the deflection of the magnetic compass needle is much more. It also attracts the iron clips. Now, जब आपने एक नॉर्मल पेंसिल लगाई हुई थी, ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल कॉइल के थ्रू आप करंट भेज रहे थे, तो एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव कर रहा था, और जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। बट जैसे ही आप एक आयरन नेल उसके अंदर लगा देते हो, तो उसको बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाता है, और जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो और ज्यादा होता है ना। वो आयरन क्लिप्स को भी अट्रैक्ट करता है। When the current is stopped, the cylindrical coil loses its magnetic effect. और जैसे ही आप इस करंट को बंद कर देते हो, तुरंत ही मेरे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका वो बंद हो जाता है, और सारी निडल ये जो बेसिकली नेल्स है वो गिर जाती हैं। A current carrying coil that behaves as a magnet called an electromagnet. For practical applications, most electromagnets have an iron core to make them stronger. जो एक करंट कैरिंग कॉइल होता है जो बिहेव करता है जब मैग्नेट, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में एक आयरन कोर होता है जिससे कि वो और स्ट्रॉन्गर एक मैग्नेट बिहेव करे। Now another activity, take the electromagnet made in activity 4.3 and a magnetic compass, label the two ends of the coil as A and B. यहाँ पे मेरे को अगेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही बनाना है जैसे कि मैंने प्रीवियस एक्टिविटी में बनाना है, और साथ में एक मैग्नेटिक कंपास भी रखना है, और दोनों एंड ऑफ कॉइल हैं उनको मेरे को मार्क करना है ए और बी को। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल एज शोन इन फिगर 4.4a। उसके बाद में मेरे को मैग्नेटिक कंपास को ए एंड के पास में रखना है। कनेक्ट द कॉइल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास। नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू एंड ए। उसके बाद में मेरे को कनेक्ट करना है कॉइल को सेल पे और ऑब्जर्व करना है कंपास को। अब मेरे को देखना है कि विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू द नोड ए। ठीक है, एंड ए के टुवर्ड्स में कौन सा पोल मेरा अट्रैक्ट हो रहा है कंपास का। As we have learned earlier, when two magnets are brought close to each other, their unlike poles, north-south, attract each other. So if north pole of the magnetic compass is attracted towards the end A of the electromagnet, then the end A is south pole. जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि जो दो मैग्नेट्स होते हैं अगर वो आपस में पास में लाए जाएंगे तो जो उनका अनलाइक पोल होगा, ओके, तो वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि अनलाइक पोल क्या होगा? नॉर्थ और साउथ, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सो एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास जो है अगर उसको अट्रैक्ट कराना है एंड ए पे, तो एंड ए जो है वो उसका साउथ पोल ही होगा। Repeat this procedure to find the polarity of end B as well. Did you find that the polarity of end B is opposite to the polarity of the end A? Again मेरे को सेम स्टेप करना है मेरे को एंड बी की पोलैरिटी जानने के लिए। तो यहां पे मैं फाइंड आउट करूंगा कि अगर मेरे को इसकी पोलैरिटी साउथ मिली थी, ओके, इसकी पोलैरिटी साउथ मिली थी, तो इसकी पोलैरिटी मेरे को नॉर्थ मिलेगी। We learned that in grade 6 that a magnet has two poles, just like a magnet, and electromagnet also has a two poles, north and south. हमने ग्रेड 6 में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ओके, नॉर्थ एंड साउथ। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेट है, अगेन इसके भी दो ही पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। Now think like a scientist. Repeat activity 4.3 with 2 and 4 cells with the same coil.
two cells but different number of turns of the coil. What did you observe? आपको सेम एक्टिविटी करना है जहां पे आपको 2 एंड 4 सेल्स रखने हैं सेम कॉइल के साथ में और 2 सेल्स रखने हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स के, जो बेसिकली कॉइल्स के टर्न्स होते हैं वो अलग रखने हैं. नाउ आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? A single cell provides only a small amount of current, so the magnetic field is weak. As a result, deflection of compass needle is less and the coil can only attract a few clips. A battery with more cells give a larger current as compared to that of a single cell. This creates a stronger magnetic field, so the deflection of the compass needle is more and the coil can attract more clips. The increased number of turns of the coil also makes the coil a stronger magnet. बेसिकली इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? एक अगर सिंगल सेल रहता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीकर होती है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट करता है. बट और ये हम कैसे पता लगाते हैं? जो डिफ्लेक्शन होता है कंपास का वो कम होता है, लेकिन जैसे ही मैं बैटरी बढ़ा दूंगा, एक की जगह पे 4 या 5 बैटरी कर दूंगा, तो मेरा डिफ्लेक्शन मेरा ज्यादा होगा, यानी कि मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी पास कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मेरा लार्जर होगा. नाउ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर, उससे भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज हो जाएगी और वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हो जाएगा. Also repeat activity 4.4 by changing the direction of the current, so the strength of the electromagnet can be changed by changing the amount of electric current flowing through the coil or the number of turns of the coil or both. Also its pole can be reversed by changing the direction of the current. सेम एक्टिविटी 4.4 को मैं रिपीट कर सकता हूं. यहां पे मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन जो होगी करंट की उसको मैं चेंज कर दूंगा. सो स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वो चेंज हो सकती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के कॉइल को, और उसके जो पोल्स होते हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, अगर हम उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो. A step further, do you remember learning earlier in the chapter Exploring Magnets in Curiosity Grade 6 that a freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet? But why does Earth behaves like a magnet? Deep inside the Earth, the movement of liquid iron in the core creates electric current which generates a magnetic field. Many migratory fish, birds, and animals use this field to navigate across the continents and oceans. The Earth's magnetic field also acts as a shield, blocking harmful particles from space and helps protect life on Earth. बेसिकली यहाँ पे हमने मैग्नेट्स, जब एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का चैप्टर पढ़ा था ग्रेड 6 में, तो वहां पे हमने देखा था कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है, ओके, वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है. अब वो कैसे? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो भी एक जियांट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अब अर्थ कैसे बिहेव करती है? क्योंकि अर्थ के इनसाइड में जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन है कोर के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. नाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है. इससे हेल्प क्या होती है? इससे यह हेल्प होती है कि बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश और एनिमल्स होते हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके नेविगेट करते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस. और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह भी वर्क करती है, जो ब्लॉक करती है हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस, और उसी से ही हमारी बेसिकली लाइफ प्रोटेक्ट है अर्थ के ऊपर. नाउ लिफ्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. Lifting electromagnets are strong electromagnets that may be hung to the cranes. The crane's operator can control the magnet by switching the current on and off. When the current is turned on, the electromagnet lifts the iron steel objects. When the current is switched off, magnetic field disappears and the objects are released. Lifting electromagnets are widely used in factories, scrapyards to move, lift and sort heavy metal items efficiently. Basically, जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है
लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, क्रेन्स पे, क्रेन के ऊपर टांग दिए जाते हैं। तो क्रेन ऑपरेटर उनको कंट्रोल कर सकता है, स्विचिंग ऑन द सप्लाई द करंट ऑन एंड ऑफ। ऑन होगा तो तुरंत ही जो भी स्टील या फिर आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो ऑफ कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी और जितने भी आइटम हैं वो सब छूट जाएगा। तो ये मेनली जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो वाइडली यूज होता है फैक्ट्रीज और स्क्रैप यार्ड्स में, जिससे कि कोई भी आयरन का मेटल ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव, लिफ्ट या सॉर्ट कर पाए। नाउ अ स्टेप फर्दर, we may have learned that electric current flows through a conductor like a wire. It produces a magnetic field around it. In the higher grades, you will learn even more about this wonderful link between the electricity and magnetism, including the exciting idea that just as electricity produces the magnetism, a moving magnet can also lead to electric current. This deep connection between the electricity and magnetism is vital to our daily lives as it forms the basis of many devices from electric motors to power generators. जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसके हेल्प से मेरे को क्या मिलता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बट जैसे हम हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो हम एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर मेरा एक मूविंग मैग्नेट है, मेरा मैग्नेट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इस कनेक्शन, ये जो मल्टीपल कनेक्शन हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, वो बहुत सारी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बनाता है बहुत सारी डिवाइसेस का, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स और पावर जनरेटर्स का। डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट? एक्टिविटी, in this activity we will use a special kind of wire called a nichrome wire. इस एक्टिविटी में हम स्पेशल टाइप ऑफ वायर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं नाइक्रोम वायर। टेक ए कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वेट, टू नेल्स, नाइक्रो नाइक्रोक्रोम वायर of thickness about 0.3 mm and length of 10 centimeter, electric cell, a cell holder, switch और connecting wires। जितनी इसमें चीजें दी गई हैं कि कार्डबोर्ड पीस लेना है मेरे को 10x10 का, टू नेल्स दे रखा है, ठीक है, नाइक्रोम वायर दे रखा है जिसकी एक मेंशन थिकनेस है और गेज के साथ में, और लेंथ दे रखी है, इलेक्ट्रिक सेल दे रखा है, सेल होल्डर दे रखा है, स्विच दे रखा है, कनेक्टिंग वायर्स दे रखा है। नाउ माउंट द नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। मेरे को माउंट करने हैं नेल्स को कार्डबोर्ड के ऊपर जो कि 5 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे। Now tie the nichrome wire between these nails and make the connections as shown with the switch in off position. टाई करने हैं मेरे को नाइक्रोम वायर को इन नेल्स के बीच में, और फिगर नीचे दी गई है, उसको हम दिखाएंगे भी। और अभी मेरा स्विच है वो ऑफ पोजीशन में होगा। टच द नाइक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील? मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 seconds and move it back to off. Touch the nichrome wire momentarily. पहले आपको जब कनेक्शन ऑफ था तब नाइक्रोम वायर को टच करना है और 30 सेकेंड्स के लिए मेरे को स्विच ऑन करना है, उसके बाद में नाइक्रोम वायर को मोमेंटरीली टच करना है। डू नॉट होल्ड द नाइक्रोम वायर, व्हाट डिफरेंस डू यू फील? रिपीट द लास्ट स्टेप टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन। और लास्ट दो स्टेप्स को अगेन रिपीट करिए जिससे कि कंफर्म हो पाए ऑब्जर्वेशन। नाउ इस तरीके से मेरे को इस एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप करना है, ठीक है। ये मेरा कार्डबोर्ड है, नाइक्रोम वायर है, सेल है और नेल है, ओके। नाउ अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी वो देखते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म when current is passed through it. This happens because when electric current flows through any conductor, it faces some opposition or resistance to its flow. Different conductors offer different level of resistance to the flow of current. A nichrome wire, for example, offers higher resistance compared to a copper wire of the same size and length. This resistance causes some of the electrical energy to be converted into the heat energy. When an electric current passes through a conductor, it gets heated. This warming is known as the heating effect of electric current.
अब यहाँ पे आपने एक ऑब्जर्वेशन करी कि जो नाइक्रोम वायर है, जैसे आपने टच किया 30 सेकेंड्स आपने लगा के उसको करंट पास किया, तो करंट पास हुआ तो वो हल्का सा वार्म फील हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लोज होता है थ्रू कंडक्टर, वो अपोजिशन या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस फ्लो के अगेंस्ट में। ओके, और अलग अलग कंडक्टर्स के अलग अलग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, और नाइक्रोम वायर का ज्यादा होता है एक कॉपर वायर से। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होने के लिए एक हीट एनर्जी में प्रोवाइड कर देता है रेजिस्टेंस से, और इलेक्ट्रिकल करंट जब पास होता है वो थोड़ा सा हीटेड अप हो जाता है वायर। नाउ ये जो वार्मिंग हुई, इसको हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। This activity should be carried out strictly under the supervision of a teacher. Repeat this activity the 4.5 with a battery of 2 cells. What do you notice? For the same duration, does the wire heat up more with one cell or two cells? The amount of heat generated is more in the experiment with the two cells. This is due to the fact that the heat generated depends on the magnitude of the electric current. The heat generated in a wire depends on the material thickness and length of the wire and the duration for which the current flows. Basically इस स्टेप को एक्टिविटी को अगेन रिपीट अप किया गया है, जस्ट इसमें दो सेल्स लिए गए हैं। अगर मेरे दो सेल्स हो जाते हैं तो हीट अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। अब ये जो हीट जनरेटेड है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे, थिकनेस पे, और लेंथ क्या है वायर की, और कितने ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो हो रहा है। In grade 7, we have learned that incident lamp glows because its filament is heated by an electric current. Many household appliances such as the electric room heaters, stoves, iron, immersion rod, water heaters, kettles, and hair dryers works on the same principle of the heating effect of electric current. All those devices contain a rod or a coil of wire called a heating element. In some appliances where this element is visible, it can be seen glowing red hot. ग्रेड 7 में हमने ऑलरेडी देखा था कि कोई भी अगर इंसिडेंट लैंप देखेंगे तो उसका जो फिलामेंट होगा वो हीटेड हो जाएगा। फिलामेंट जो होगा वो हीटेड हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट से। और बहुत से हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर, स्टोव्स, आयरन, इमर्शन रॉड्स, ये सभी मेरी सेम प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। और प्रिंसिपल क्या है मेरा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक रॉड होता है या फिर कॉइल ऑफ वायर होता है, जिसको हम बोल देते हैं हीटिंग एलिमेंट। और ये सभी अप्लायंसेस में अगर ये एलिमेंट विजिबल होता है तो वो ग्लोइंग रेड हॉट भी हो जाता है। ये सब अप्लायंसेस हैं जो कि आप देख सकते हो। Now, the heating effect of electric current is useful in many everyday appliances, but sometimes it can cause problems like energy loss in wires during the transmission. Overheating in appliances may cause damage to the plugs and sockets where plastic parts may melt or even lead to the fires. In household circuits, there are safety devices placed in the circuit to minimize such incident. Basically, जो heating effect है इलेक्ट्रिक करंट का, वो यूजफुल तो है बहुत से हमारे एवरीडे अप्लायंसेस में, बट ये रिस्की भी उतना ही है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकती हैं, जैसे कि एनर्जी लॉस हो सकता है ट्रांसमिशन के टाइम पे। ओवर हीटिंग जो हो जाती है अप्लायंसेस में, वो डैमेज कर सकते हैं प्लग्स को या सॉकेट्स को, और इससे इवन फायर भी लग सकती है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फायर हो जाएगी। हाउस होल्ड सर्किट्स में सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं जो प्लेस्ड होती हैं टू मिनिमाइज द सच इंसिडेंट्स। To prevent unnecessary heating in household switchboard, it is important to use the appropriate wires, plugs, and socket that are rated for the unspecified electric current to the connections. Unnecessary heating अगर मेरे को हाउस होल्ड स्विच बोर्ड्स में उसको बचाना है तो मेरे को अप्रोप्रिएट वायर्स, प्लग्स और सॉकेट्स को यूज करना होगा। Now, ever heard of? Beyond household use, heating effect of electric current has several industrial applications.
हीटिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके हाउस होल्ड के अलावा मेरे कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं. One notable example is in steel manufacturing industries where a specially designed temperature furnace and enclosed space built to generate heat uses the electric current to produce the heat. This is used to melt, recycle scrap steel, converting it to the usable steel. एक नोटेबल एग्जाम्पल है इसमें से स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहां एक स्पेशली डिजाइन हाई टेम्परेचर फर्नेस होता है जो कि एक एंक्लोज स्पेस होता है बिल्ट, जिससे कि मैं एक हीट जनरेट कर पाऊं. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करता है हीट पैदा करने के लिए. और ये यूज करने के लिए क्या होता है, मेल्ट और रिसाइकल करना अगर कोई भी स्क्रैप स्टील है. The portable sources of electricity such as the cells, batteries are so fascinating. Using these, we could light up small lamp, make a magnet and heat up a wire. जो पोर्टेबल सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि सेल्स और बैटरीज, वो काफी फैसिनेटिंग है. उनके हेल्प से हम एक स्मॉल लैम्प को लाइट अप कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं और इवन वायर को भी हीट अप कर सकते हैं. हाउ डज अ बैटरी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी? पहले देख लेते हैं एक वोल्टैक सेल को. बेसिकली ये मेरा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वोल्टैक सेल का. अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है. नाउ a voltaic cell known as the galvanic cell is shown in figure. It contains two metal plates made up of different materials and a liquid called the electrolyte placed in a glass or plastic container. एक वोल्टैक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं. इस फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के, और एक लिक्विड भी होता है इसके अंदर भरा हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जो प्लेस्ड होता है एक ग्लास में या फिर प्लास्टिक कंटेनर में. द प्लेट्स called the electrodes are partly dipped in the electrolyte which is usually a weak acid or a salt solution. अभी जो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो बेसिकली प्लेट्स है मेरी, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं और ये पार्टली डिप्ट होती हैं, आधी डिप होती हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, यूजुअली एक वीक एसिड या फिर एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है. A chemical reaction between the plates and the electrolyte produces the electricity. और इनकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. When the circuit is connected, the electric current flows from the positive terminal through the circuit to the negative terminal. Over time, the chemicals get used up and the cell stops working. It is then called the dead and cannot supply any more electricity. यहाँ पे जब सर्किट कनेक्टेड हो जाता है, जैसे ही सर्किट ऑन हो जाएगा, तब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लो कहां से होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स करंट फ्लो होगा. और ओवर टाइम के ऊपर ये केमिकल जो होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा, तो सेल स्टॉप्स कर देगा वर्किंग. ठीक है, तो इसको हम एक डेड सेल कह देंगे या फिर कह देंगे कि वो कैन नॉट सप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी. ये है मेरा इलेक्ट्रोड 1 और 2. ये है एक ग्लास कंटेनर, ये है कनेक्टिंग वायर जिसके थ्रू मेरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी. पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक वीक एसिड या एक वीक बेस हो सकता है. The Voltaic or the galvanic cells get their name from the two Italian scientists Alessandro Volta and Luigi Galvani. In the late 1700s, Galvani noticed that a dead frog leg kicked when touched with the two different metals, copper and iron. It was already known by then that electricity could stimulate a muscular motion, and Galvani thought that the electricity came from the frog itself. जो वोल्टैक और गैल्वेनिक सेल, इसका नाम कहां से मिला है, दो इटालियन साइंटिस्ट थे. एक का नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टा और दूसरा का नाम था लुइगी गैल्वानी. और 1700 में गैल्वानी नोटिस किया कि एक डेड फ्रॉग की लेग जो है किक्ड हो गई जब वो टच हुई दो डिफरेंट मेटल के साथ में, कॉपर और आयरन. और ऑलरेडी नोन था उस समय कि इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट द मस्कुलर मोशन, और
गैल्वेनी को पता था कि इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ, बट द वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया. He believed that electricity came from the metals and not the frog. To test this, he used that salt water soaked paper instead of the frog's leg and still got an electric current. But वोल्टा को पता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो फ्रॉग से नहीं बल्कि मेटल से आई है. तो उसने टेस्ट कैसे किया? सॉल्ट वाटर सोक पेपर को यूज किया फ्रॉग लेग की जगह पे, तो स्टिल इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ. दिस showed that it was the combination of metals and liquid that generate the electric current leading to the invention of first battery. और इससे ही मेरा बेसिकली शोड हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और लिक्विड जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट. Now another activity, let us construct. Take 5 or 6 juicy lemons, copper wire strip and iron nail. Also take one LED and some connecting wire. यहाँ मुझे 5 से 6 जूसी लेमन्स लेने हैं, कॉपर वायर लेनी है, एक आयरन नेल लेना है और मेरे को एक एलईडी या फिर और कुछ कनेक्टिंग वायर्स भी लेने हैं. इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन्स कीपिंग देम अपार्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस. और उसके बाद में मेरे को कॉपर वायर और आयरन नेल को लेमन्स के अंदर रखना है थोड़ा सा दूरी पे. ओके, रिपीट द अबव स्टेप फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग लेमन्स, जॉइन द कॉपर वायर एंड नेल्स एज शोन इन फिगर. उसके बाद में मुझे इस तरीके से इसका सेटअप कंप्लीट करना है. ओके, नाउ कनेक्ट द एलईडी बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द आयरन नेल ऑफ द लास्ट लेमन यूजिंग द कनेक्टिंग वायर्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द एलईडी ग्लो? उसके बाद में मेरे को एक एलईडी जस्ट कनेक्ट करनी है, कॉपर वायर जो पहले लेमन के अंदर लगाई और आयरन नेल जो सबसे लास्ट लेमन के अंदर लगाई कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू. क्या एलईडी ग्लो हुई? सेटअप कुछ इस तरीके से, कॉपर स्ट्रिप यहां पे है, आयरन नेल यहां पे है. पहले से वायर से मैंने एलईडी का एक तरफ और दूसरे एंड का इस तरफ लगाना है कनेक्टिंग वायर्स को. नाउ if the LED does not glow, reverse the connection. Does the LED glow now? Remember that we have learned earlier that current can pass through the LED only when the positive terminal, the longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal, shorter wire of the LED is connected to the negative terminal of the battery. अगर पहले केस में मेरी लाइट नहीं जली है तो मुझे जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि जो पॉजिटिव साइड होती है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यानी कि लॉन्गर वायर होता है एलईडी का, वो कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ये छोटा साइड, ये कनेक्ट होना चाहिए मेरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. नाउ अ ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स दैट योर सेल इज वर्किंग. In the cell, the metal electrodes are the copper wire and the iron nails. The electrolyte is the lemon juice which helps conduct electricity. You may also use the salt solution instead of the lemon juice. इसके बाद में एलईडी ग्लो हो गई और ये क्या इंडिकेट करता है कि सेल आपका वर्किंग है. इसके अंदर मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? कॉपर वायर और मेरा आयरन नेल. और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हुआ? वो यूज हुआ है लेमन जूस. और हम यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं रेदर देन लेमन जूस. Some common metal pairs for the Voltaic cells are the zinc copper, zinc silver, aluminum copper, iron copper, magnesium copper, and lead copper. Some metals like the copper act as a positive electrodes, yet some other metals like the zinc act as a negative electrode. This is due to their chemical properties we will learn more about in higher grades. और बहुत से ऐसे मेटल पेयर्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं, जैसे कि जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर और लेड कॉपर. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज करता है और कुछ अदर मटेरियल्स लाइक द जिंक वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज कर सकते हैं. अब ये क्यों होता है? क्योंकि इनके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. उस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे. नाउ अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज अ ड्राई सेल. Voltaic cells were an important discovery, but they are not convenient for the everyday use.
Instead, dry cells are one of the most widely used electric cells today. They are called the dry because the electrolyte is not a liquid but a thick moist paste. जो वोल्टेक सेल थे वो इम्पॉर्टेंट तो थे पहली डिस्कवरी के लिए, बट वो कन्वीनियंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो लिक्विड था वो बेसिकली लिक्विड बेस पे था, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में था। बट जो आज के डेट में हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ड्राई सेल्स, और वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज है इलेक्ट्रिक सेल्स में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो लिक्विड नहीं है बट कि एक थिक मॉइस्ट पेस्ट है। ओके, नाउ the structure of a dry cell is shown in figure. It consists of a zinc container which acts as a negative terminal and a carbon rod at the center covered with a metal cap that acts as a positive terminal. The carbon rod is surrounded by the paste-like electrolyte. The dry cell is a single-used cell, meaning once it is used up, it has to be disposed of. For several applications, rechargeable batteries are increasingly being used now. Basically, ये एक ड्राई सेल है मेरा। ओके, नाउ इसके अंदर एक ये मेटल कैप है, ये कार्बन रॉड है। ओके, ये कंटेनर मेरा जिंक कंटेनर है जो कि नेगेटिव टर्मिनल यूज करता है, और अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है जो थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है। ओके, और ये मेरा कार्बन रॉड एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज करेगा। बट ये एक बार यूज हो जाए, ठीक है, ये रिसाइकलेबल नहीं है। एक बार यूज हो जाए तो जस्ट इसको हमें थ्रोन अप करना पड़ता है। बट आजकल के टाइम पे रिचार्जेबल बैटरीज भी काफी आ चुकी हैं जो काफी यूज हो रही हैं। नाउ rechargeable batteries can be recharged and reused multiple times. This prevents the wastage and saves money over time as well. जो रिचार्जेबल बैटरीज है वो रिचार्ज भी हो सकती हैं और अगेन रीयूज भी हो सकती हैं बहुत ज्यादा टाइम्स। इससे क्या होता है, वेस्टेज को बचाते हैं और बहुत सारा पैसा भी बचता है। ये मेरी अलग अलग टाइप्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरी हैं। There are many different kinds of rechargeable batteries that are used for different applications, from small batteries used in the watches and phones to batteries used in the laptops and tablets to bigger batteries that run inverters or drive the electric vehicles. बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं जो अलग अलग काम के लिए भी होती हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होती हैं, जैसे कि स्मॉल बैटरीज जो फोन और वॉच में यूज होती हैं, और बड़ी बैटरीज जो लैपटॉप टैबलेट में यूज होती हैं या फिर इन्वर्टर्स में यूज होती हैं। However, rechargeable batteries also do not last forever. After being charged and used many times, they slowly wear out. रिचार्जेबल बैटरीज भी पूरी तरीके से लास्ट फॉरएवर नहीं करती हैं, कुछ टाइम के बाद में वो बेसिकली स्लोली हो जाती हैं और स्लोली वियर आउट भी हो जाती हैं। टुडे the lithium-ion battery is the most common type of rechargeable battery found in almost all devices that use the batteries. These batteries rely on special metals like the lithium and the cobalt, which are mined and processed in limited parts of the world. Because of this, countries are now racing to secure supplies, recycle old batteries, and develop new technologies. आज के डेट में लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी हैं, और वो सभी मोस्टली सभी डिवाइसेस में काम आती हैं, और इनके अंदर स्पेशल मेटल्स होता है लिथियम और कोबाल्ट, ठीक है, जो कि माइंड होता है, प्रोसेस्ड होता है बहुत ही स्पेशल तरीके से, और कुछ ही पार्ट में, वर्ल्ड के कुछ ही पार्ट में होती है, जिसकी वजह से आजकल कंट्रीज रेसिंग कर रही हैं जिससे कि सिक्योर कर पाए अपनी सप्लाईज और रिसाइकल कर पाए बैटरीज और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ पाए। साइंटिस्ट ऑल्सो working on the next big leap, solid state batteries, which would replace the liquid or paste like electrolytes with the solid materials. These future batteries would be much safer, charge faster, and last longer. Improved rechargeable batteries are very important as the world moves on to developing environmentally friendly sources of electrical power. साइंटिस्ट आजकल इस पे वर्क कर रहे हैं कि कुछ सॉलिड स्टेट बैटरी मिल जाए, रेदर देन एक लिक्विड या फिर एक पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे एक कुछ सॉलिड स्टेट बैटरी मिल जाए। वो क्या होगा, फ्यूचर बैटरीज होंगी जो काफी सेफर भी होंगी,
फास्टर भी चार्ज करेंगी और काफी देर तक लास्ट लॉन्गर होंगी। चलिए इस चैप्टर का क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं। When electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it. This phenomena is known as the magnetic effect of electric current. जब भी मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा कंडक्टर के थ्रू या एक वायर के थ्रू, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। A current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet। और एक करंट कैरिंग कॉइल जो होता है जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर एक आयरन कोर होता है जिससे वो स्ट्रॉन्गर हो सके। जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो जनरेशन होती है हीट की कंडक्टर्स के अंदर उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। A cell or a battery is device that generates electric current because of a chemical reaction takes place inside it। एक सेल या फिर एक बैटरी जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो बेसिकली जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, किसके बेसिस पे? केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे जो उसके अंदर होता है। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो रिचार्ज हो सकती हैं और वो रीयूज हो सकती हैं बहुत सारे टाइम्स के। थैंक यू क्लास।